तो नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पारद अष्ट संस्कार। पारद अष्ट संस्कार से पहले अपने को पारद के दोष क्या होते हैं वो पता रहना चाहिए, क्योंकि दोष के पारद के जितने भी दोष है उसको नष्ट करने के लिए ही पारद अष्ट संस्कार का प्रयोजन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पारद में प्राकृतिक रूप से तथा खनिज अवस्था से प्राप्त होने वाले अनिष्ट गुणों को पारद दोष कहा जाता है। तो पारद के 3 दोष कहा गए हैं: नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। नैसर्गिक दोष कौन से होते हैं? प्राकृतिक रूप से तथा खनिज अवस्था में जो अनिष्ट दोष है वही नैसर्गिक दोष है। तो इसकी मात्रा अगर अपन ने वैश्विक मतलब ग्रहण कर लिया पारद कम मात्रा में तो मूर्छा उत्पन्न होता है, मध्यम मात्रा में ग्रहण कर लिया पारद तो मूर्छा और संताप उत्पन्न होता है, और अधिक मात्रा में ग्रहण किया पारद तो मृत्युनाशक होता है। इसे ही विष दोष, वन्य दोष और मल दोष कहा गया है। इसके बाद आता है यौगिक दोष। यौगिक दोष मतलब पारद में जो भेसड़ होती है, मतलब मिलावट होती है, के रूप में नाग और वंग मिलाए जाते हैं, टीन और लीड जो होते हैं। तो नाग क्या करता है, उसमें जाड्यता निर्माण करता है शरीर में, और वंग अधमान और कुष्ठ निर्माण करता है। इसके बाद लास्ट है औपाधिक दोष। खनिज अथवा अवस्था में जब पारद रहता है तो उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ रहती है, तो उससे ही औपाधिक दोष निर्माण होते हैं। तो पारद के अधिक गुरुत्व के कारण अन्य धातुएं उसके ऊपर आवरण बना लेती है, तो इसे औपाधिक दोष कहते हैं। मेनली इसमें कंचुक, सप्त कंचुक दोष इसे कहा जाता है, मतलब आवरण। इसमें परपटी, पाटिनी, भेदी, द्रावी, मलकारी तथा अंधकारी तथा ध्वंसी, विज्ञेय, सप्त कंचुका। तो इसको याद कर रखने के लिए मैंने ऐसे ट्रिक याद करी थी कि एक पाटलिन बाई रहती है, मतलब फीमेल रहती है, उसका नाम पाटिल रहता है। तो उसने हाथ में अपने परपटी ली, उसको भेद दिया, मतलब भेद दिया, उससे द्राव स्वरूप मल निकला, उससे वो अंधी और उसका स्वर चला गया, मतलब ध्वंसी। आप भी इसको याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वंसी। तो पाटनी क्या करता है, कुश तलाता है। परपटी क्या लाता है, कुश तलाता है। पाटनी क्या करता है, जाड्य तलाता है। भेदी क्या करता है, वात, व्याधि, वल और मल भेदन करता है। द्रावी क्या करती है, देह धातु को द्रवत्व लाता है। मलकारी क्या करती है, दोष वर्धन करता है, ये नागज दोष के कारण आता है। और अंधकारी मतलब अंधत्व आता है। ध्वंसी मतलब स्वर का घात करती है, ये वंगज धातु के दोष के कारण आता है, जिसमें ये मिलावट रहती है। ठीक है। इसके बाद आता है पारद का शोधन। सामान्य शोधन और विशेष शोधन, ये 2 टाइप होते हैं। तो विशेष शोधन में पारद अष्ट संस्कार का वर्णन किया है। तो अपन पहले सामान्य शोधन देखते हैं। ये वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा और प्रैक्टिकल में ही आता है। प्रैक्टिकल में पारद शोधन करके एक शॉर्ट प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं आपको, तो ये आपने किया भी होगा। और चलिए, तो अभी सामान्य शोधन। तो पहली स्टेप क्या है, ये रसरत्न समुच्चय में आया है, रसतरंगी में आया है इसका संदर्भ। तो सामान्य शोधन है, इसका पारद लेना है और समभाग सुधा चूर्ण लेना है, उसको मर्दन करना है, कितना 3 दिन तक करना है, और जो दोहरे कपड़े है उससे वस्त्रकार करना है। तो ये सामान्य शोधन। तो उसकी ये तो पहली स्टेप हो गई, सामान्य शोधन की पहली स्टेप। तो सामान्य शोधन की दूसरी स्टेप क्या है, वही जो ऊपर लिया हुआ पारद है उसको क्या कहा है, छिला हुआ लहसुन लेना है कल का समभाग में, और आधा भाग सेंधव लेना है, और सेंधव लेना है, और तब तक हलवा जो रहता है अपना ऐसा, इसके साथ मर्दन करना है। कितना काल, 7 दिन मर्दन करना है, मतलब मिनिमम 1 दिन में 8 तास तो भी मर्दन करना है। और उसका निरीक्षण काला रंग आना चाहिए कल्क का। उसके बाद इसका मान क्या रहता है, आधा से 2000 पल तक अपन मात्रा ले सकते हैं। इसके बाद जो काला रंग आ गया 7 दिन मर्दन करने के बाद, तो उसको कोष्ण जल के साथ प्रक्षालन करना है, तो आपको शुद्ध पारद मिल जाएगा। ये हो गया इसका सामान्य शोधन। तो ये इसका श्लोक भी है, एकेन रसुने शेव शुद्धि भवति पारद सम सप्तदिनों पिष्टो दोष कंजुक वर्जित। आप ये श्लोक भी लिख सकते हैं सामान्य शोधन आया तो। अभी आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे, जो है पारद अष्ट संस्कार। तो इसका वर्णन
एक बात और, सामान्य शोधन ये व्याधि निवारणार्थ यूज करता है, निवारण करता है, व्याधि का निवारण करता है सामान्य शोधन। और विशेष शोधन क्या करता है, ये रसायनार्थ, मतलब अभी रसायन यूज करेंगे तो उसको एकदम शुद्ध और एकदम स्रोतोगामी और एकदम प्योर और पोटेंट फॉर्म में चाहिए, इसलिए अपन अष्ट संस्कार करते हैं, ये इसका महत्व है। तो विशेष शोधन में पारद संस्कार का बड़े तेज अभिवर्धन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका पहले अपन मान देख लेते कि संस्कार के लिए अपन पारद संस्कार अष्ट संस्कार करना है तो उसका मान कितना है, मतलब प्रमाण कितना है। संस्कारार्थ अपन 1 पल से 2000 पल, इधर याद रखना कि इधर आधा पल से 2000 पल थे, इधर 1 पल से 2000 पल है। और संस्कार पश्चात मतलब 1/8 शेष रहता है। ऐसा क्यों रहता है, वो पारद गति आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। पारद गति मतलब जो अपन छानते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में पारद डालते हैं, या उसके ऊपर मर्दन करते हैं, उसको किसी अन्य पात्र में डालने के बाद जो मतलब हानि होती है उसको पारद गति कहते हैं। तो इसलिए वो 1/8 शेष रहता है। उसके बाद अभी अष्ट संस्कार मतलब विविध ग्रंथों में विविध संस्कार मतलब वर्णन किया है। तो अष्ट संस्कार का है, रस तरंगिनी वर्णन किया है वो देहवाद के लिए, और अष्टदश जो है रसरत्न समुच्चय ने वर्णन किया है वो धातुवाद के लिए। अभी देहवाद और धातुवाद आपको मैं जब मूर्छना पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तभी भी शॉर्ट में बता देता हूँ। देहवाद ये शरीर सात्विक के लिए होता है, और धातुवाद ये जो रसद्रव्य का गुणवर्धन के लिए होता है। ठीक है, तो संस्कार अपन जब लिखेंगे अष्टविध पारद संस्कार तो कैसे शुरू करेंगे, संस्कारो ही गुणा नाम गुणांतर धानम उच्यते, यहाँ से शुरू करने का। इसके बाद अष्ट संस्कार है तो पूरा तो एक एक करके मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण। तो आप एक ऐसे चार्ट बना लीजिए पूरा। तो अपने को क्या करना है, इधर यंत्र कौन सा उपयोग होता है पहले संस्कार में, उसकी प्रक्रिया क्या है, द्रव्य कौन से यूज होते हैं और उपयोग। द्रव्य आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, पर यंत्र, प्रक्रिया और उपयोग ये इसका महत्व ये आपको आना चाहिए। तो पहला है स्वेदन। स्वेदन कहाँ करेंगे, डोला यंत्र में। प्रक्रिया कौन सी है, स्वेदन। उसके बाद द्रव्य, क्षार द्रव्य या प्लस अम्ल द्रव्य के साथ। इसका उपयोग क्या है, मल शैथिल्य कार्यनाम और दोष शैथिल्य कार्यनाम। जो पारद में मल है उसका शैथिल्य मतलब उसको एकदम पारद से थोड़ा सा अलग कर देता है, मल शैथिल्य कार्यनाम और दोष शैथिल्य कार्यनाम। उसके बाद आता है मर्दन। इसमें खलवय यंत्र का उपयोग होता है, प्रक्रिया हो गई अपनी मर्दन। उसके बाद अम्ल और कांजी का इसका द्रव्य में उपयोग। और बहिर्मल विनाशनम, ये पूछते हैं वाइवा में कि मर्दन संस्कार से क्या होता है, तो बहिर्मल विनाशनम अपने को आना चाहिए। उसके बाद आता है मूर्छन। एक बात याद रखिए कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन और उत्तापन ये है, और पातन ये है पारद को शुद्ध करने के लिए। जो अपने पास पारद आया है उसको एकदम शुद्ध करने के। और ये बोधन, नियमन और दीपन, इसको ये जो पारद में वीर्य उत्पत्ति मतलब उसका वीर्य बढ़ाना, उसके लिए ये 3 यूज होते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। मूर्छन। मूर्छन तब तक हलवा लेना है, उसको मर्दन करना है कुमारी त्रिपा और चित्रक के साथ। ये क्या करता है, नष्ट पिष्ट कारकम और सर्वदोष विनाशनम होता है। उसके बाद आता है उत्तापन। इसे भी डोला यंत्र में स्वेदन करना है इसका कांजी के साथ। मूर्छा व्याप्ति नाशन मतलब अभी जो मूर्छित है ये स्टेप बाय स्टेप चलना है कि कोई भी अपन मिक्स नहीं कर सकते। तो ये अगर मूर्छन हो गया तो उसको भी उठाना पड़ेगा। मतलब मूर्छन मतलब वो नष्ट पिष्ट कारण मतलब वो एकदम मरा आदमी होता है जैसे वैसे पड़ा रहता है, मतलब वो कुछ उसकी गति चंचलता समाप्त हो जाती है, तो उसको अभी उठाना पड़ता है। तो उसके लिए उत्तापन डोला यंत्र में स्वेदन कांजी के साथ करना है। तो मूर्छा व्याप्ति नाशनम, जो मूर्छा होती है उसको वो नाश हो जाती है, किसकी, पारद की। उसके बाद आता है पातन। पातन में 3 संस्कार करने पड़ेंगे, ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। ये प्रक्रिया कौन सी है, पातनी है। तो ऊर्ध्व के लिए ताम्रचूर्ण, जंबीर, नींबू का स्वरस रहता है, ये नाग और वंग दोष नाशक होता है। फिर अध पातन के लिए हरितिकादि और विवितिकादि चूर्ण, ये सप्तकंचुक दोष नाशक होते हैं 3। और तिर्यक जो है पातन वो धान्य अभ्रक होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे वो यूज होता है। उसके बाद आता है बोधन या रोधन। इसमें 2 चीजें बताइए,
आयुर्वेद प्रकाशी ने डोला यंत्र में स्वेदन कहा है सुष्टम्बु में। सुष्टम्बु ये होता है कि जो 16 वर्षीय नारी होते हैं उसका रज, और सेंधव के साथ ये स्वेदन होता है। और रत्न समुच्चय ने इसको काच कुपी में स्थापन करना है उसको सेंधव जल के साथ। स्थापन मतलब एक काच कुपी, मतलब अपन एक पात्र लेंगे, उसमें पारद और वो सेंधव और जल उसमें रख देंगे। सेंधव और जल में पारद रख देंगे। इसमें इससे क्या होता है, षंडत्व वर्जित होता है और वीर्य प्रकर्षण होता है पारद का। मैंने बताया ना आपको, इधर पारद का शोधन था, अभी वीर्य प्रकर्षण के लिए इसको पारद को यूज किया जाता है। इसके बाद नियमन में क्या होता है, डोला यंत्र का यूज होता है। यही स्वेदन नियमन में क्या होता है, महाबलादि मतलब नियमन गण है, महाबलादि गण यूज होता है। तो ये चपलत्व निवृत्ति मतलब अभी पारद में उसको वीर्य प्रकाशन के बाद चपलता आ जाती है, इसकी नियमन से उसको बांध के रखता है। उसके बाद है दीपन। डोला यंत्र में और शोधन करना है क्षार और आम्ल द्रव्य के साथ। ये ग्रासार्थी और बुभुक्ष वृद्धि करते हैं। मतलब ग्रास मतलब होता है कि किसी चीज को अपने अंदर पाचन कर लेना या सोख लेना। पारद में अगर उसमें स्वर्ण धातु डाला तो पता नहीं चलता कि सोना कहाँ चला गया, वैसे इसको विरासती बोलते हैं। तो आप यह श्लोक लिख सकते हैं। और उसका महत्व मैंने आपको तो पिछले इसमें बता दिया कि पारद दोष नाशन के लिए होता है और रसायनार्थ यूज होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पारद अष्ट संस्कार आया तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो आपने नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष इतना तो भी लिखा तो भी चल जाएगा, और सप्तकंचुक दोष कितने होते हैं वो भी लिखा तो भी चल जाएगा उतना बस। उसके बाद पारद का सामान्य शोधन के बाद विशेष शोधन होता है, वो लिखना जरूरी है। और रसायनार्थ यूज होता है ये पारद, ये जरूरी है। इसका मान अपने को आना चाहिए और ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। और अपने को अष्ट संस्कार के नाम याद होने चाहिए पूरे। ठीक है, धन्यवाद।